जय श्री कृष्णा। बहनों भाई, जैसे मैंने बताया था, हम ज्योतिष की 80 वीडियो बनाएंगे और उन वीडियो के माध्यम से हम ज्योतिष सीखेंगे। मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ, ज्योतिष इतना कठिन भी नहीं है और ज्योतिष इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमें बेसिक फंडे अवश्य सीखने होंगे। बहुत से कहते हैं कि आप तो रिपीट करते हो। यदि हम रिपीट नहीं करेंगे, हम इनके फार्मूले नहीं सीखेंगे, इनका बेस नहीं सीखेंगे, तो हम इसका फलित कैसे निकालेंगे। आपको मैं एक वचन देता हूं, यदि आप इन नियमों को सीखेंगे, इसकी शैली को सीखेंगे, क्योंकि ज्योतिष इतना आसान नहीं है। यदि आप इसके मूल ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। किताबों से बाजार में एक से एक अच्छी किताबें होती हैं, उनके द्वारा हम ज्योतिष क्यों नहीं सीखना चाहते हैं। आप अगर देखेंगे, जो भी ज्योतिष सीखना चाह रहे होंगे वो पेज पलटते रहते हैं, जहां उनका लगना आया वहीं रुक जाते हैं। फार्मूले हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि ना एक ग्रह किसी को राजा बनाती है ना रंक बनाती है। पूरा उसका जो आता है रिजल्ट, वो आता है PAC से, पॉजिटिव एस्पेक्ट कंजक्ट, यानी कि स्थिति दृष्टि युति। हमें ग्रहों को, हमें राशियों को, हमें उनके भाव को, उनके भाव बल को हमें समझना होगा। जैसे कि मैंने पहले चर्चा करी थी 4 लग्न के लिए, है ना, कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क के अनुसार कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है। मैंने पहले चर्चा भी की थी कि 2 तरह के ग्रह होते हैं, नेचुरल शुभ, नेचुरल अशुभ। जैसे कि गुरु, शुक्र, बुध, पक्ष बली का चंद्रमा, ये शुभ बल, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। राहु, केतु, शनि, मंगल, बुध, ये पाप ग्रह माने जाते हैं। इस संसार में हर चीज का एक महत्व होता है। जो हमारी ग्रह होती हैं, सबका महत्व होता है। जैसे मंगल है तो मंगल हमारे शक्ति का, हमारे बॉडी में ब्लड का, संचार का कारक होता है। शनि हमारी एज का कारक होता है। हम ऐसे ही इन्हीं तरीके से हम चर्चा करते चलेंगे। फिर मैंने आपको बीच में बताया था कि हमें पहले नियम याद करने हैं। कोई गाड़ी वाला केस, पहले हमें टायर बना कैसे बनता है, स्टीयरिंग कैसे बनता है, शीशा कैसे बनता है, इंजन की कितने होते हैं, फिर हमें उसे जोड़ के गाड़ी बनाना। उसी तरीके से मैं इन्हें फिर आपको जोड़ना बताऊंगा। जैसे अब तक हमने चर्चा करी, कितनी ग्रह होती हैं, कितनी राशि होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, कहाँ ऊंच का होता, कहाँ नीच का होता, किस भाव से क्या देखते हैं, है ना। कोर्स इतना आसान भी नहीं है, कोर्स इतना कठिन भी नहीं है। नियम याद करते रहिए, आप खुद प्रेडिक्शन निकालने सीखेंगे। फिर मैं आपको धीरे धीरे ये भी बताऊंगा कि द्वितीय विवाह कैसे बनते हैं, है ना। कोई शादी का लेट हो रहा है, क्यों हो रहा है। कोई हम पे घातक बीमारी हो रही है, क्यों हो रही है। बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। फिर उनके मैं आपको रेमेडीज भी सिखाऊंगा। आपको सिखाऊंगा सूरज कुंडली कैसे बनती है, चंद्र कुंडली कैसे बैठती है, राशि क्या होती है। एक का मेरे पे क्वेश्चन आया, मैं आपको इसके माध्यम से सोल्व कर देता हूँ। राशि क्या होती है, चंद्रमा जिस राशि में बैठ जाता है जन्म के समय वही राशि होती है। लग्न सबको पता है, जो पूर्वी क्षितिज में जो सी राशि पैदा होती है वही उसका लग्न हो जाता है। आइए आज फिर हम चर्चा करते हैं 4 लग्न में कौन कौन से, 5, 6, 7, यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। इनके मैं आपको पेपर भी दूंगा कि किसके लग्न के हिसाब से कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है। फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ग्रह वक्री कैसे, ग्रह अस्त कितनी डिग्री में होते हैं, वक्री अवस्था में कितने डिग्री में अस्त हो जाते हैं। फिर आपको एक ये चीज बताऊंगा, जैसे कि ग्रह की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जैसे उच्च का होता है, मूल त्रिकोण राशि का होता है, मित्र राशि का होता है, सम का होता है, शत्रु राशि में होता है। तो एक हमने एक मापदंड बनाया है ना, ये शास्त्रों में नहीं है लेकिन है 100% सही, क्योंकि इसमें 35 साल में ज्योतिष में बड़ी मेहनत हुई है। आइए हम उसका फायदा उठाइए। अब हम चर्चा करते हैं, जो मैंने 4 लग्न बनाए थे कि किस लग्न के हिसाब से कौन सा शुभ और कौन सा अशुभ ग्रह है, जिससे कि हम ठीक सा फलित निकाल पाए। देखिए, अब आते हैं हम सिंह लग्न में। मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा लग्नेश, पंचमेश, नवमेश जातक को ऊपर उठाते हैं, 6, 8, 12 डाउन ले जाते हैं। इसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया था कि इनमें हमारा कोई नंबर नहीं है। ये केंद्र होते हैं 1, 4, 7, 10। ये त्रिकोण होते हैं, क्योंकि ये केंद्र भी त्रिकोण भी 1, 5, 9, इनके संगम जब हो जाता है, फिर याद दिवा देता हूँ, राजयोग बन जाता है। फिर मैंने ये समझाया था, बहुत से कहते रिपीटेशन नहीं करूंगा, आपको ज्योतिष नहीं आएगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ, लग्न का दूरतय से, लग्न का पंचम से, लग्न का नवम से, लग्न का एकादश से, दूरतय का पंचम से, दूरतय का 9 से, दूरतय का एकादश से,
पंचम का नवम से, पंचम का एकादश से, नाइन्थ का एकादश से ये धन योग बन जाते हैं। जब केंद्र त्रिकोण का संबंध आ जाता है राजयोग में बन जाते हैं। राजयोग में धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा। फिर मैं आपके एक आग्रह देता हूं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मन से सीखना चाहते हैं, मेरी वीडियो को देखें। बहुत से कहते हैं कमेंट्स करो, लाइक करो, कुछ मत करो। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखो। जिसे ये मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बोलता हूं विद नियम शास्त्र के अनुसार, वही देखेंगे, ना अच्छी नहीं लगती मत देखो मेरी वीडियो। आइए हम चर्चा करते हैं सिंह लग्न के लिए। देखिए, मैंने कहा सिंह लग्न के लिए शुभ ग्रह कौन से होते हैं। इसके लिए सूर्य, गुरु, मंगल। सबसे अच्छा ग्रह कौन सा होता है? मंगल होता है। मंगल क्यों होता है? केंद्र और त्रिकोण का स्वामी। मैंने आपको पहले बताया था, फिर आपको रिपीट कर देता हूं। कुछ लग्न ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई ग्रह विशेष बन जाती है। जैसे 4 और 5 नंबर, बार बार कारक सिंह नहीं कहूंगा, 4 और 5 नंबर के लिए मंगल योग कारक बन जाता है। जो शुक्र के लग्न है उनके लिए शनि योग कारक हो जाता है। जो शनि के लग्न है 10 और 11 उनके लिए शुक्र योग कारक होता है। ये ज्ञात हमें याद करने का तरीका होता। और हमेशा ध्यान रखना, जब हम प्रेडिक्शन देते हैं, हम पे ज्यादा टाइम नहीं होता, तो हमें तुरंत पता रहना चाहिए कि किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह विशेष कष्टकारी हो जाता है। जैसे तुला लग्न के लिए बृहस्पति। देखिए, अब हमने चर्चा करते हैं सिंह लग्न के लिए। तो इसके लिए सूर्य बढ़िया हो गया, इसके लिए गुरु बढ़िया हो गया। हालांकि गुरु 8th हाउस का भी स्वामी है, लेकिन पंचमेश होने के कारण ये भी देगा फल, लेकिन गलत फल कम देगा, है ना। और मंगल सबसे अच्छा कारक होगा, क्योंकि भाग्येश पे होगा, चतुर्थेश पे होगा, इसे कहते हैं योग कारक ग्रह। यदि हम धन की दृष्टि से आते हैं, तो धन की दृष्टि में धन भाव, ज्ञान भाव। बुध इस लग्न के लिए बहुत अच्छा ग्रह हो गया। किसके लिए? धन के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के द्वारा धन प्राप्त करने के लिए। लेकिन याद रहे, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि दूरदर्श खुद मार्केश बनाता है, एकादश खुद मार्केश बनाता है। तो जब जातक पे अधिक धन आए तो उसे ग्रहों का दान भी करना चाहिए, क्योंकि हो भी सकता है कि वो ग्रह मार्केश भी बना रही हो। अब देखिए, नैसर्गिक चंद्रमा शुभ होता है, लेकिन 12th हाउस में जाने के कारण ये इस लग्न के लिए अनिष्टकारी हो गया। मतलब कोर्ट है, कचहरी है, हॉस्पिटलाइजेशन जो मैंने बताए थे वो जाकर आ गया। तो हमने सूर्य कवर कर लिया, हमने चंद्रमा कवर कर लिया। अब आइए शुक्र में। देखिए, शुक्र 10th हाउस का स्वामी है, 3rd हाउस का स्वामी है। हम बाद में इनके प्लेसमेंट भी देखेंगे, कहाँ बैठे हैं। प्रोफेशन के लिए अच्छा, आपने देखा होगा किसी जातक का अच्छा प्रोफेशन होता है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता। तो 3rd हाउस अष्टम टू अष्टम होने के कारण ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये कोशिश करी गई है। आपको एकदम सिंह लग्न आया, आपको नियम पता हो गया कि इस लग्न के लिए शुभ है या शुभ है, प्लेसमेंट बाद में देखेंगे। अभी हम कोई ग्रह नहीं बैठा रहे, ठीक है। अब आइए शनि। शनि इस लग्न के लिए 6th हाउस का और 7th हाउस का स्वामी हो जाता है। 7th हाउस स्पाउस का भी होता है। यदि हम साधारण तरीके से चर्चा करें तो सिंह लग्न वालों की थोड़ी मैरिज लाइफ ज्यादा डिस्टर्ब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, और हेल्थ का भी नहीं होता, क्योंकि सप्तमेश तो वैसे ही शत्रु होता। तो ये अगर उच्च का नहीं है तो ये थोड़ा हमारे जीवन में परेशानी का कारक हो जाता। इसलिए मैं कहता हूं हर जातक को पता रहना चाहिए कि हमारे लग्न के हिसाब से कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है ना, और किसका हमें दान करना चाहिए, कि हमें मंत्रों को द्वारा वरिष्ठ करना चाहिए। आते हैं हम कन्या लग्न के। देखिए, 3, 6, 9, 12 इन लग्नों में केंद्रपति दोष लग जाता है। तो इसमें केंद्रपति दोष लग जाता है, क्योंकि बुध की 2 राशि होती है, 3 और 6। तो इस पर केंद्रपति दोष लग गया, जातक आराम में आ सकता है, उसके द्वारा अधिक फल प्राप्त करने में परेशानी हो जाती है। अब आते हैं शुक्र पर। शुक्र देखो, इसका भाग्येश भी है, धन का भी है। कन्या लग्न के लिए, धन के लिए, भाग्य की मजबूती के लिए शुक्र सबसे अच्छा ग्रह होता है, बलिष्ठ। बल्कि ये इसका प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं मंगल। हमेशा ध्यान रखना ही है, 3 और 6 लग्न के लिए एक ग्रह विशेष कष्टकारी हो जाता है, वो है मंगल, क्योंकि 3rd हाउस और 8th हाउस का स्वामी है। ये अपनी दशा में, ये दिन का प्लेसमेंट है, ये रुकावट लाएगा, परेशानी लाएगा, एक्सीडेंट का भय बनाएगा। अब आते हैं हम शनि में। शनि देखिए, पंचमेश पे 6th हाउस का भी स्वामी, शुभता भी ले रहा, थोड़ी परेशानी भी दे रहा। यदि किसी कारण से उच्च का हो गया तो हमें पंचम के अच्छे फल देगा, 6th हाउस के फल देगा, लेकिन ये साथ साथ हमें रोगी, शत्रु, पेट संबंधी बीमारी, वायु संबंधी बीमारी। मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सा ग्रह पुरुष होता, कौन सा मेल होता, फीमेल होता, इनकी क्या क्या कैटेगरी होती है, किस वायु का, अग्नि का है, पृथ्वी का है, वायु का है, जल का है, ठीक है। अब आते हैं हम गुरु में। गुरु इनका चतुर्थेश हो गया, सप्तमेश हो गया। दैट मीन्स कि ये फिर इस पे केंद्रपति 2 लग गया, सुख भाव का हो गया, इस भाव का भी स्वामी हो गया, मार्केश भी बना रहा, लेकिन आराम तलब कर दिया जातक को, अधिक फल देने में असमर्थ हो गया।
अब आइए तुला लग्न में। जैसा मैंने बताया था, कुछ लग्न के लिए कोई ग्रह योग कारक बन जाता है। मैंने बताया था शुक्र के लिए शनि योग कारक बन जाता था, शनि योग कारक बन गया। देखिए आप, इनका चतुर्देश हो गया, पंचमेश का हो गया, केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो गया, और ये जो है योग कारक हो गया। अब आते हैं मंगल में। मंगल धन के लिए शुभ, सप्तमेश है तो ये मार्केश भी बना रहा है, धन के लिए शुभ है, हेल्थ के लिए शुभ नहीं है। अब आते हैं हम गुरु में। गुरु का मैंने बताया, गुरु इसका जो हो गया 3rd हाउस का और 6th हाउस का मैंने बताया था। तुला लग्न के लिए या मतलब किसी लग्न के लिए कोई ग्रह विशेष कष्टकारी हो जाता है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुला लग्न के लिए बृहस्पति सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है, क्योंकि 3rd हाउस और 6th हाउस का स्वामी है, क्योंकि 3rd हाउस अष्टम षष्टम होने के कारण ये हेल्थ के लिए शुभ नहीं होता, हर कार्य में रुकावट परेशानी का सूचक होता। हमेशा ध्यान रखो, उच्चता ग्रह पूर्णता फलम। यदि यही ग्रह उच्च का हो जाता है तो हमें इसके प्रति अलग विचार रखने होंगे। अब हमारा शनि का वर हो गया, हमारा गुरु हो गया। अब आते हैं बुध में। बुध इनका भाग्येश है, लेकिन 12th हाउस का भी स्वामी है बुध का। तो ये अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो जातक का भाग्य उदय होगा, अवश्य होगा। यदि इसका ये यहाँ आ जाता है तो ऐसा जातक भाग्य का कमजोर होगा, घर से दूर, अधिक सफल होगा और बुद्धि के द्वारा अपने भाग्य उदय करने में समर्थ होगा। क्योंकि ग्रह जिस चीज का कारक, उस कारक तत्व को अगर जोड़ेंगे, भाव को जोड़ेंगे, आपके 101% उसके रिजल्ट निकलेंगे, डेफिनेट निकलेंगे। बुध बुद्धि का कारक, गुरु ज्ञान का कारक, मंगल शक्ति का कारक और शनि हमारी साधना का भी कारक। अगर रोग का कारक भी है तो साधना का भी कारक है। अब आते हैं हम वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न किसका? मंगल का लग्न। हमारे वही नियम, वही पैरामीटर। लग्नेश मंगल शुभ, पंचमेश शुभ, नववे शुभ, यानी कि चंद्र मंगल गुरु। अब हम कहेंगे गुरु धन भाव का भी स्वामी। हमेशा ध्यान रखना, ऋषि पारशर जी कर रहे हैं, जब आप ज्योतिष करते रहेंगे, जब आप सारे नियम सीख जाएंगे, सब आपके अनुभव हो जाएंगे, तो आपके खुद अपने नियम बन जाएंगे। हमेशा ध्यान रखो, वृश्चिक लग्न के लिए गुरु एक विशेष स्थिति ले जाता है कि वो धन का भी हो जाता है, पंचमेश भी बन जाता है, एजुकेशन का भी हो जाता है और धन का भाव का भी स्वामी होता है। यदि किसी कारणवश ये क्षीण हो गया, कमजोर हो गया, अस्त हो गया, वक्री हो गया, तो जीवन में बहुत परेशानी आने के भय बने रहते हैं, है ना। तो हम धन के लिए, संतान के लिए, एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा फोकस करेंगे गुरु पर। फिर आते हैं चंद्रमा। देखिए चंद्रमा बन गया इसका भाग्य। चंद्रमा शुभ बल है, शुभ होता है, लेकिन इसमें पक्ष बलि का ध्यान रखना चाहिए। ये भी सिखाऊंगा कि कब से कौन सी तिथि से कौन सी तिथि तक चंद्रमा बलिष्ठ होता है। अच्छा, अब आते हैं हम बुध में। बुध देखिए ज्ञान भाव का स्वामी है, 8th हाउस का भी स्वामी है। 8th हाउस कौन है? परेशानी है, रुकावट है, मृत्युतुल है, लेकिन ज्ञान क्या है? एकादश भाव का स्वामी है। तो हमें ये अचानक धन देने की भी क्षमता रखता है, लेकिन हेल्थ की हमेशा ध्यान रखें। मैं बीच में आपको टिप्स भी बताते रहता हूं। एकादश भाव में, ज्ञान भाव में, यानी कि इस भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो कहता है कि मैं जातक को सब कुछ दे दूंगा जो भी मेरे पास है ज्ञान के लिए, लेकिन हेल्थ के लिए शुभ नहीं होता। अब आइए सूर्य पे। देखिए सूर्य इस लग्न का केंद्र का सबसे महान ग्रह हो गया। इस पे हमें विशेष ध्यान देखना है, प्रोफेशन के लिए, नेम फेम के लिए, अपनी ऑथोरिटी के लिए। तो हमारा सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, राहु केतु की हम कोई चर्चा नहीं कर रहे। अब आइए इसके शनि में। शनि वृश्चिक लग्न के लिए 3rd हाउस का और 4th हाउस का स्वामी है। हेल्थ के लिए शुभ नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी का स्वामी है। यदि किसी कारणवश चतुर्थ भाव में स्वराशि के बैठ जाता है तो जातक के पास पैतृक संपत्ति अवश्य होगी। हमेशा ध्यान रखना, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हर कुंडली में लगते हैं। चतुर्थ में यदि शनि बैठ जाता किसी कारणवश, हमेशा ध्यान रखना, हर नियम 80 से 90% तक लग जाता है, हम उसे पास कर देते हैं। यह मदर के लिए शुभ नहीं होता। यदि किसी जातक के चतुर्थ में शनि है तो शनि का अपनी मदर की अच्छी हेल्थ के लिए हमेशा दान करना चाहिए। ये जो मैंने नियम बताए वही नियम, क्योंकि मैं आपको कागज में बताऊंगा, मैं आपके लिख के भी देता हूं, ये अपने साथ माइंड में बैठिए। फिर मैं आपको एक चीज बता दूं, एक मैं अभी पेपर में दूंगा, जो आप एक नोट्स बनाइए, उनमें लिखिए कि जैसे ग्रह उच्च का होता है कितने % फल देता है, फिर त्रिकोण राशि में होता कितना फल देता है, फिर वो समराशि में होता कितना देता है, शत्रु राशि में होता कितना देता है। इसे हम समझेंगे पेपर से। आप एक रजिस्टर बनाइए, इन्हें नोट्स कीजिए, इन्हें याद कीजिए। इससे संबंधित आप कोई भी किताब लेते हैं। आइए हम समझते हैं इसे पेपर पर। देखिए मैंने इस पेज पे क्या लिखा, क्योंकि मेरी हैबिट है कि आप इसके नोट्स बनाएं और इसे अपने दिमाग में बैठें। देखो मैंने लिखा कि क्लास
4 क्योंकि चौथी क्लास है। लग्न के अनुसार शुभ और अशुभ ग्रह, ये मैंने लग्न बनाए क्योंकि 4 लग्नों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न की, कन्या लग्न की, तुला लग्न की, वृश्चिक लग्न की। मैंने यहाँ लिखा अशुभ ग्रह। इस लग्न के लिए जो अशुभ ग्रह कौन सा होता है? चंद्र और शनि। ये मैंने आपको बोर्ड में बता दिया था क्यों होता है। शुभ ग्रह है मंगल गुरु, मारक ग्रह है शनि, राजयोग कारक ग्रह यानी कि बृहस्पति मंगल। फिर हम इनमें अपने नोट्स देते हैं। हमने क्या लिखा है इसमें? बृहस्पति और शुक्र की युति से राजयोग नहीं बनता, शनि मारक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कन्या। जब आप ये धीरे धीरे समझ जाएंगे आपको खुद इनके फंडे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा अपना स्टडी इनके नियम सीखें, ज्योतिष अवश्य आएगा। फिर मैंने लिखा कन्या लग्न। कन्या लग्न के अशुभ ग्रह क्या है? मंगल है, चंद्र है, गुरु है। फिर इनके शुभ ग्रह क्या है? शुक्र है, बुध है। फिर इनके मारक ग्रह क्या है? मंगल है, शुक्र है, चंद्र है, बृहस्पति मारक होते हैं, है ना। 3 ग्रह मारक होते हैं, 4 सॉरी। कोई कभी मेरी वाणी इधर उधर हो जाती है, मैंने आपको बताया था थोड़ा, है ना, 6 और उसमें मंगल होने के कारण। राजयोग कारक क्या है? बुध शुक्र के एक साथ से राजयोग बनता। फिर मैंने लिखा सारांश। सारांश में क्या? शुक्र मारक का कारक नहीं करता। शुक्र मतलब मारक तो होता है लेकिन मारक का कार्य नहीं करता। ये अनुभव से देखा गया और होता भी ऐसे ही। अब आते हैं तुला, 7 नंबर का लगन। इसके लिए अशुभ ग्रह बृहस्पति, मंगल, सूर्य। शुभ ग्रह क्या है? शनि, क्योंकि शनि योग कारक हो जाता है, और बुध क्योंकि भाग्येश भी है। अब इसके लिए मारक ग्रह कौन से होते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, जब वे मारक हों। मतलब ये थोड़ी भाषा वैसी है, आप बाद में समझ जाएंगे। फिर मैं समय समय पे यदि कोई आता नहीं है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब राजयोग कैसे बनता है? शनि और बुध एक साथ बन जाए, या शनि शुक्र बन जाए, या चंद्र बुध बन जाए, क्योंकि आप देखेंगे चंद्र इस पर 10th हाउस का स्वामी है, जिसमें ये राजयोग बनाता। शुक्र संभाव रखता है, बृहस्पति और पाप ग्रह के साथ मारक बन जाता है, क्योंकि तुला लग्न के लिए बृहस्पति कष्टकारी होता है ना। अब आते हैं वृश्चिक लग्न। अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, शनि। शुभ ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, चंद्रमा। धन के लिए, ज्ञान के लिए मैंने पहले बताया था, बृहस्पति पर विशेष ध्यान रखें। चंद्रमा का भाग्येश होता। मारक ग्रह जो बीमार करते हैं आदमी को, है ना, क्योंकि आजकल वैसे कोई डरता नहीं मारक पारक ग्रह से, हर कोई आदमी ध्यान देता है धन पर। तो इनके जो मारक ग्रह हैं जो बीमार करने की क्षमता रखते हैं, कार्य को रुकावट करने की करते हैं, वो है बुध। वे अन्य ग्रह जब पाप ग्रह जब वे मारक बन जाते हैं, है ना। ये आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। ये राजयोग कैसे बनता? सूर्य और चंद्र की युति से, क्योंकि चंद्रमा इसका भाग्य से 10th हाउस का स्वामी सूर्य है ना। फिर इसके हमने लिखा सारांश। बृहस्पति मारक है, मंगल समय। अब देखिए, मैंने बताया कि ग्रह कैसे, कितनी डिग्री में ग्रह अस्त हो जाते हैं, क्योंकि ग्रहों की 2 स्थिति होती हैं, सीधे और वक्री। हमेशा ध्यान रखना, हमारे सूर्य मंडल का आकाश का जो जोडिएक होता है वो मेन होता है हमारा सूर्य महाराज। सूर्य के सभी को हम उसे एक ध्रुव मान के हम ग्रहों को देखते हैं कि वो किस स्थिति में है। मैंने लिखा यहाँ देखिए क्लास 4 ग्रहों का अस्त होना। मैंने लिखा ये ग्रह हैं चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। हमेशा ध्यान रखना सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते हैं, क्योंकि हास्यप्रद हो जाएगा, कभी आप किसी से कह भी देंगे। तो देखिए सूर्य क्योंकि अस्त करते हैं तो सूर्य का यहाँ कोई मतलब नहीं होता, है ना। चंद्रमा जो है जब ये सीधी गति में चलते हैं तो जब ये 12 डिग्री के आसपास आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री में, बुध 14 डिग्री में, बृहस्पति 11 डिग्री में, शुक्र 10 डिग्री में, शनि 16 डिग्री में। और जब ये वक्री भी होते हैं, आप सुनते रहते होंगे जो ज्योतिष की रुचि रखते हैं कि आज ये ग्रह वक्री हो गया, आज ये ग्रह वक्री हो गया, तो चंद्रमा का तो मतलब नहीं कोई वक्री का, है ना। और जब मंगल होते हैं ये 8 डिग्री में होते हैं वक्री, और ये बुध होते हैं 12 डिग्री में, और बृहस्पति होते हैं 11 डिग्री में, दोनों की सेम है। और ये जो है 8 डिग्री में, मतलब सीधे में 10 में, वक्री में 8 में। शनि की सेम डिग्री होती है 16 डिग्री में ये अस्त हो जाते हैं। ग्रह स्थिति के अनुसार फलादेश। मैंने यहाँ ग्रह की स्थिति लिखी या फल लिखा। जैसे कि ग्रह यदि अपनी उच्च स्थिति में है तो ये 100% शुभ फल देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है। यदि नहीं आया पढ़ाया होगा तो फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा। जब ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होती है तो 75% शुभ फल देता है ना। जब ग्रह अपनी राशि होती है, क्योंकि जैसे बुध की 3 और 6 है और उच्च का कन्या में हो जाता है तो 50% शुभ फल देता है, क्योंकि उच्च का
त्रिकोण का, ये मतलब इनकी जो शुभ फल देने की क्षमता कम होती चली जाती है। जब ग्रह अपने मित्र राशि में होता है, मैंने आपको ये बताया था कैसे ग्रह मित्र होते हैं, सम होते हैं, कैसे शत्रु होते हैं, तो ये 25% शुभ फल देता है। अच्छा, जिस राशि में समभाव रखते हैं, जैसे बृहस्पति शनि को सम रखते हैं, शनि बृहस्पति को सम रखते हैं, तो ये 12.5% फल देते हैं, है ना। अच्छा, जब ग्रह अपनी नीच राशि में आ जाए, अस्त हो जाए, तो ये हानिप्रद हो जाते हैं। आपको ये मैंने एक चीज छोड़ दी, वक्री अवस्था, क्योंकि वक्री अवस्था एक विशेष अवस्था है, इसे मैं किस दिन आपको बारीक से समझाऊंगा। फिर आता है ग्रह अपने शत्रु राशि में, जैसे मंगल जो है बुध को मानता है शत्रु, है ना, तो शत्रु राशि में होता है तो पूरी तरह से हानिप्रद होता है। हम ऐसा उदाहरण मान सकते हैं कि जैसे कि मीन लग्न है, मीन लग्न का भाग्येश मंगल हो गया। जब मंगल चतुर्थ भाव में यानी कि बुध की राशि में शत्रु राशि बैठेगा, यदि किसी के जन्म के समय में चतुर्थ भाव है तो उसकी प्रॉपर्टी को वो समाप्त कर देगा। जैसे कि मैंने आज वर्णन करा 5 लगन 6 7 8 में, यानी कि सिंह में, कन्या में, तुला, वृश्चिक में 4 लग्न हमने पहले करा था। अब हमारे 4 लग्न और बाकी रह रहे हैं, इनमें फिर इसी तरीके से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि आप ज्योतिष पूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम रहना चाहिए कि इस लग्न के लिए ये ग्रह सबसे अच्छा होता है, ये सबसे ज्यादा खराब होता है। फिर हम इनमें देखेंगे, इनकी दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने चर्चा करी कि ग्रह कैसे फल देते हैं, उच्च में कितना देते हैं, नीच में कैसे देते हैं, सम में कैसे देते हैं। आगे हम कोर्स को बढ़ाएंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि पहली हमें कुछ नहीं भूलना, कैसे हम कुंडली बनाते हैं, कैसे ग्रह, कितनी ग्रह होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, उनके स्वामी क्या होते हैं, किसकी मूल त्रिकोण राशि होती है और किस भाव से क्या देखते हैं। जब मैं आपको एक ऐसे सिद्धांत बताऊंगा, यदि आप उसको कुंडली को लगाएंगे, हम हर भाव में एक चीज देखेंगे, भाव, भाव का कारक, अब भाव का स्वामी। अब आगे वाले उसमें या उससे आगे वाले में चर्चा करेंगे कि जैसे गुरु है, किस भाव का कारक होता, किन किन भावों का कारक होता, सूर्य किन किन भावों का कारक होता। यदि किसी कारणवश हमारा गुरु वीक हो जाता है तो हर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या अच्छे ब्राह्मण जो ट्रेडिशनल होते थे वो कहते थे सपोज दैट तुम्हारा बृहस्पति अगर नीचा हो गया, तुम्हारे पुत्र में, कैश इन हैंड में, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारी शिक्षा में, तुम्हारी लीवर में फर्क आ सकता है। ऐसी ही मैं मिलता रहूंगा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो से। फिर हम चर्चा करेंगे 80 वीडियो की, और आपको मैं बता दूं आप 101% ज्योतिष सीखेंगे, बशर्ते आप संयम रखें और नियमों को याद रखें। जय श्री कृष्ण भगवान की।